बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मानसेरा। दिस इज़ योर ड्राइंग क्लास एंड आई एम योर ड्राइंग टीचर सादिया। होप यू ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी वेल एट होम। तो बच्चों, हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हमारे सेकंड टर्म में हमने टोटल पढ़ने थे 2 चैप्टर्स। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। वो कौन सा था? ड्राइंग का इतलाक। वो था चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 4 जो है मुशाहिदा और हकीकत, वो हमने करना है थर्ड टर्म में। सेकंड टर्म में तो हमने करना है बाब नंबर 5। उसका क्या नाम है? इबलाग और नुमाइश। सेकंड टर्म में जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है इबलाग और नुमाइश, कम्युनिकेशन एंड एग्जीबिशन। क्या वर्ड है? कम्युनिकेशन एंड एग्जीबिशन, इबलाग और नुमाइश। ठीक है, अब इबलाग और नुमाइश का क्या मतलब है? इबलाग मतलब बातचीत करना। इबलाग का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। और एग्जीबिशन का मतलब है नुमाइश करना। ठीक है, जो भी आप लोग ड्राइंग, जो भी आर्ट वर्क आप लोग बनाते हैं, उसको इसी तरह से तो आप लोग नहीं रख सकते। अब आपको तो पता है कि आपने वो ड्राइंग बनाई है, लेकिन लोगों को तो नहीं पता कि आपने ड्राइंग बनाई है। आपने लोगों को भी अपने इस काम से आगाह करना है, उन्हें बताना है कि मैंने ये ड्राइंग्स बनाई है, तो वो किस तरह से बनाना है। उसके लिए हमने क्या करना है? एग्जीबिशन करनी है। ठीक है, जैसे पूरा सेमेस्टर या पूरा सेकंड टर्म आप जो काम करेंगे, एट द एंड हम क्या करेंगे? अपने स्कूल वालों को बताने के लिए कि हमारे स्कूल में ऐसे टैलेंटेड बच्चे भी हैं कि जो ऐसी ड्राइंग्स करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? एग्जीबिशन करेंगे। ठीक है, एक रूम में आपके सारे आर्ट वर्क को लगा देंगे और फिर हर एक आएगा आपके काम को देखेगा। तो इससे क्या होगा? लोगों में आगाही पैदा होगी, आर्ट वर्क के बारे में उन्हें पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं आपकी बुक की तरफ कि चैप्टर नंबर 5 में कितने टॉपिक्स हैं और पहला टॉपिक कौन सा है। टोटल हमें 4 टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में। तो इनमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आर्ट के ज़रिए इबलाग। क्या है? आर्ट के ज़रिए इबलाग, आर्ट कम्युनिकेशन। आर्ट के ज़रिए इबलाग का मतलब ये है कि आप लोगों के काम के बारे में, कि आप लोग जो काम करेंगे तो वो काम कैसे आप लोगों का बताएगा कि इस आर्टिस्ट का मूड इस वक्त कैसा है। ठीक है, अब अक्सर मूड जो है गुस्से वाला होता है, एंग्री होता है, या सैड होता है, या हैप्पी होता है। तो ये आर्टिस्ट के मूड पर डिपेंड करते हैं। अब अक्सर आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हों तो दूसरा बंदा आपसे पूछता है कि आप क्यों इतने ज़्यादा खुश हैं। तो आप क्या करते हैं? अपनी खुशी का इजहार उसे ज़ुबान के ज़रिए बताते हैं कि मेरी ये बात है, ये वजह है, मैं इसलिए इतना खुश हूँ। तो जो आर्टिस्ट है वो अपनी खुशी कैसे बयान करता है? थ्रू आर्ट वर्क, थ्रू ड्राइंग, थ्रू कलर्स। ठीक है, एक आर्टिस्ट कैसे बयान करते हैं अपनी खुशी, गम? वो क्या करते हैं? अपने आर्ट वर्क के ज़रिए। अगर वो सैड हो या गुस्से में हो, मे भी वो रेड कलर को यूज़ कर रहा हो, गुस्से में हो, वो लाइंस लगाए अपने आर्ट वर्क में। मतलब डिफरेंट आर्टिस्ट की डिफरेंट फीलिंग्स, डिफरेंट साइकी होती है। ठीक है, कि वो किस कलर को किस लिए यूज़ करता है। और मतलब अगर वो सैड है तो वो क्या यूज़ करेगा, मतलब लाइंस लगाएगा या ज्योमेट्रिकल शेप्स में कोई काम करेगा। वो हर एक आर्टिस्ट के अपने तक होता है। तो चलते हैं आपकी बुक में टॉपिक की तरफ, आर्ट के ज़रिए इबलाग। बुक में देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। आर्ट के ज़रिए इबलाग, किसी पेंटिंग या ड्राइंग से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इजहार करना या लिखना आर्ट की तालीम के लिए बहुत अहम है। ठीक है, समझ आ रही है ना कि अब इन्होंने क्या कहा है? कोई भी पेंटिंग या ड्राइंग के मुताल्लिक़ आप क्या करते हैं? अपने ख़यालात का इजहार करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आर्ट के ज़रिए इबलाग कहलाती है। अब ये एक दूसरे के दरमियान राब्ते का काम करती है। राब्ते का काम कैसे करती है? कि जब आप लोग किसी एग्जीबिशन में जाते हो, किसी आर्टिस्ट का आर्ट वर्क देखते हो, तो आपके और आर्टिस्ट के दरमियान क्या राब्ता कायम होती है, क्योंकि आप उससे उसके आर्ट के मुतालिक पूछते हो, उससे कांटेक्ट करते हो। तो फिर क्या होता है? आपके और आर्टिस्ट के दरमियान राब्ता कायम होता है। इसके लिए आपको आर्ट में इस्तेमाल होने वाली इस्लाहात ज़रूर सीखनी चाहिए। ठीक है, आर्ट में इस्तेमाल होने वाली जो भी चीज़ें हैं, इसके लिए आपको उनका सीखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या लिखा हुआ है? अंग्रेज़ी का हर्फ H 2 मुदी और एक उफ़की लकीर से मिलकर बना है।
अमूदी और उफ़क़ी लकीरें वो होती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिसे आप लोग कहते हो। अब एच वर्ड को देखिए, उसमें दो कौन सी लाइन है, अमूदी, दो वर्टिकल लाइन्स है और एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक उफ़क़ी लकीर है। तो क्या वर्ड बन गया, एच। यही तीन लकीरें मुख्तलिफ तरतीब के साथ मिलकर ज्योमेट्री की शक्ल और बेशुमार कुदरती इश्काल और तस्वीर बनाती हैं। ठीक है, अब यही जो लकीरें हैं जब आपस में मिलती हैं तो बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बनती हैं और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनते हैं। और पूरी तारीख़ में ये इश्काल इंसान के लिए खुशी, इज़हार और राब्ते का ज़रिया। मैंने अभी आपको बताया था कि इन्हीं लाइन से मिलकर हमारे पास पूरे डिज़ाइंस बनते हैं। जब एक आर्टिस्ट खुश होता होगा तो वो क्या करता होगा, कोई शेप्स कैसे भी डिज़ाइन करता होगा या कोई कलर्स ऐसे हैप्पी यूज़ करता होगा। जो गुस्से में होता होगा तो वो क्या लाइंस यूज़ करता होगा। ठीक है, इस तरह से हर आर्टिस्ट अपने एहसासात और जज्बात को थ्रू कलर, थ्रू पेंटिंग लोगों तक पहुंचाता है। एक आर्टिस्ट अपने एहसासात, मुशाहदात और ख़यालात का इज़हार रंगों, इश्काल और तस्वीर के ज़रिए करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक आर्टिस्ट क्या करता है, उसके अंदर, उसके दिल में जो भी बात होती है, उसका मूड जैसा भी होता है, वो अपने आर्टवर्क के ज़रिए लोगों को बताता है। इन तस्वीर और इश्काल की मुख्तलिफ तरतीब, रंग, टेक्सचर और पोजीशन आर्टिस्ट के अंदरूनी हालात, मुशाहदात और तजुर्बात की अक्कासी करते हैं। अब देखें, अब वो कह रहे हैं कि जो भी ये सारी इश्काल हैं, ठीक है, उनको तरतीब से जब बंदा आर्टिस्ट बनाता है, ठीक है, रंग, टेक्सचर, पोजीशन जो भी एक आर्टिस्ट बनाता है तो वो क्या होता है, उसके अंदरूनी ख़यालात को ज़ाहिर करता है। अब देखें, ये जो सामने दी गई पेंटिंग है, इसको आप देख के मुशाहिदा कर सकते हैं कि इसमें इसने आर्टिस्ट ने क्या किया हुआ है, औरतें बनाई हुई और औरतों की लंबी लंबी गर्दनें बनाई हुई हैं। ठीक है, और उसके पीछे जो उसने बैकग्राउंड बनाया हुआ है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स और कलरफुल है। इससे आप लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल जाता है इस पेंटिंग के मुतालिक ये हो सकता है कि जो आर्टिस्ट है उसने ये पेंटिंग इसलिए बनाई और ये पीछे बैकग्राउंड उसने इतना हैप्पी बनाया, कलरफुल बनाया, मीन्स कि उसकी जो पहले की लाइफ है वो क्या है, बहुत अच्छी और खुश है। ठीक है, और जो आगे वाली उसकी लाइफ है जिसमें उसने लड़कियों के फेसेस और उनके ऊपर देखे स्माइल बिल्कुल नहीं नज़र आ रही, सैडनेस नज़र आ रही है। उसकी लाइफ में ऐसी कोई ट्रेजिडी, ऐसा कोई वाक़या हुआ होगा जिसकी वजह से उसने औरतों के फेसेस को इतना अफसरदा बनाया हुआ है। ठीक है, या उसको इश्क में नाकामी हुई होगी या और कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से उसने औरतों के चेहरे पर उदासी बनाई हुई है। और पीछे वाले बैकग्राउंड को देख के पता चलता है कि उसकी जो पहले की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। अब जो है वो आर्टिस्ट क्या है, उदास है। इसी तरह मैंने ये सजेस्ट किया, ठीक है, मेरे माइंड में ये आया। अब आप लोगों के माइंड में इसको देख के और भी बातें आएंगी। ठीक है, आपके ख्याल में आर्टिस्ट इस पेंटिंग के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहता है? इसके लिए ज़ेल में चंद इशारे दिए गए हैं। पिछले पेज पे आपने पेंटिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये पेंटिंग इसकी बात हो रही है। अब इसमें इन्होंने ये पूछ रहे हैं कि आर्टिस्ट इस पेंटिंग के बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जिससे कुछ हिंट्स दिए हैं जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकें कि आर्टिस्ट ये कहना चाह रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, मकामी और आयशी डिज़ाइनों के ज़रिए इस पेंटिंग को तारीख़ी और सकाफ़ती रंग दिया गया है। देखिए, उन्होंने पीछे ऐसे डिज़ाइंस बनाए हैं जिससे इस पेंटिंग को देख के हम कह सकते हैं कि ये कोई पुरानी तारीख़ी पेंटिंग है। नंबर 2, औरतों के चेहरों के पस मंज़र में दिखाई गई तस्वीर में कई पैगामात मौजूद हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप औरतों के चेहरे देखते हैं, एक तो उनको चेहरे की शेप्स बिगड़ी हुई है, ठीक है, दूसरा उनकी गर्दनें इतनी लंबी बनाई हुई हैं, इसके पीछे बहुत से पैगामात मौजूद हैं। जब हम इस चीज़ पर गौर करें, इसके बारे में सोचें तो हमें पता चलेगा। पेंटिंग का मरकज़ी नुक्ता औरतों का चेहरा है। ठीक है, जो फोकल पॉइंट, मेन जो इस आर्टिस्ट का मकसद था वो औरतें थी, इसलिए उसने औरतों के चेहरों पर ज़्यादा फोकस किया है। नंबर 4, औरतों के चेहरों से अफसोस और परेशानी का इजहार हो रहा है। यस, क्योंकि आप लोग जब देखते हैं उस पेंटिंग को तो औरतों के चेहरे जो है वो अफसरदा बनाए हुए, सैड बनाए हुए, उनके चेहरे को देख के पता चलता है कि वो क्या है, परेशान है। नंबर 5, ये पेंटिंग खूबसूरत और आराइशी दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि औरतों के चेहरों पर परेशानी और तनाव के आसार क्यों हैं। आप वो कह रहे हैं कि पेंटिंग बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, लेकिन ये सवाल वो आपसे कर रहे हैं कि औरतों के चेहरों पर परेशानी और तनाव के आसार क्यों हैं।
ठीक है, ये अब आपको बताना है। और एक्टिविटी भी यही है कि आपने क्या करना है, जो जितने इशारे जितने हैंड्स उन्होंने दिए हुए आपने उन पर गौर करना है, उसके बारे में सोचना है और अपने दोस्तों के साथ बहस करनी है और इन इशारात की मदद से पेंटिंग पर एक पैराग्राफ लिखें। फिर आपने क्या करना है, इसी पेंटिंग पर एक पैराग्राफ लिखना है कि आर्टिस्ट इसमें ये कहना चाह रहे हैं। अब पैराग्राफ लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस, मेन चीज़ क्या है, प्रैक्टिस। क्योंकि जब भी आप लोग किसी एग्जीबिशन में जाते हैं तो आप लोग इस चीज़ पे फोकस ज़रूर करें कि जहाँ पे जिस आर्टिस्ट का काम लगा होता है उसके साथ एक छोटा सा नीचे आर्टिस्ट स्टेटमेंट होती है। एक पेज पे आर्टिस्ट के बारे में लिखा होता है और आर्टिस्ट ने उस पेंटिंग के बारे में लिखा होता है कि इस पेंटिंग में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरी इस पेंटिंग की थीम क्या है, मैंने इसमें कलर्स क्या यूज़ किए हुए हैं, वो सारी टेक्निक कौन सी यूज़ की हुई है, वो सारी चीज़ें उसने उसमें मेंशन किया होते हैं। क्योंकि हर कोई आर्टिस्ट पेंटिंग को देख के जज नहीं कर सकता कि इस पेंटिंग में आर्टिस्ट क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर वो क्या करता है, उस आर्टिस्ट स्टेटमेंट को देखता है। ठीक है, वो आर्टिस्ट स्टेटमेंट होती है जिसमें आर्टिस्ट उस काम के बारे में लिखता है कि मैं इस काम में ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये कलर यूज़ किए तो इसलिए किए, मेरे ये कहने का मकसद ये है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसे कहते हैं आर्टिस्ट स्टेटमेंट। तो आर्टिस्ट स्टेटमेंट मस्ट होती है, तो इसमें लिखने की प्रैक्टिस होगी आपको। तो आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है और फिर इस पर एक पैराग्राफ लिखना है कि आर्टिस्ट इस पेंटिंग में क्या कहना चाह रहे हैं। हर एक ने अपने ख्यालात का इजहार करना है। ठीक है, हर कोई पेंटिंग को डिफरेंट नज़र से देखते हैं, मैं देखती हूँ डिफरेंट नज़र से, आप अपनी नज़र से, हर एक बच्चा अपनी अपनी नज़र से देखेगा और उसके बारे में सोचेगा और उस पर एक पैराग्राफ लिखेगा। ठीक है, दिस इज़ योर होम असाइनमेंट। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।